अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट की बात भी करेंगे, लेकिन इकॉनमी और पाकिस्तान के बिजनेस की बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किलात इकॉनमी की वजह से हैं, लेकिन ये मुश्किलात जुड़ी किस चीज़ से हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्या कर्ज़ों का बोझ बढ़ रहा है या फिर पाकिस्तान की जो इकनॉमिक मैनेजमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार रही। आज भी स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन 40,000 के हद पर खड़ी है। 2020 की पहली छमाही में जो रिपोर्ट दी है स्टेट बैंक ने, उसके अंदर बैंकारी के शोबे की जो कारकर्दगी है वो इत्मीनान बख्श रही। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पेट्रोल का था। पेट्रोल भी गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया है आवाम को। ₹1.71 पेट्रोल फी लीटर सस्ता हुआ है। तवानाई का गर्दिशी कर्जा ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है और मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुंचा है। इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर भी बात करेंगे। बर वक्त फैसले कर लिए जाते तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता था। मुख्तलिफ जगहों से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। इदारा शुमारियात ये कहता है कि मामूली सी कमी हुई है महंगाई में, लेकिन आम आवाम कहती है हमें ये बोझ सहना पड़ता है, हमें इसकी कोई कमी महसूस नहीं हो रही। पहले हम बात कर चुके हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन अब ओवरऑल अगर सनती यूनिट्स की बात की जाए तो सनती शोबे की जो पैदावारी सलाहियत है उसमें मुसलसल कमी का रुझान बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्ट मुअत्तल होने से प्याज की कीमत बेहतर हुई है, लेकिन क्या ये फ़ायदेमंद है किसान के लिए? अगर है तो फिर जो एक्सपोर्ट वाला मामला था उसकी इजाज़त क्यों इस तरह दे दी जाती है कि किसान को इसका फ़ायदा ना। और बहुत सारी चीज़ें ई कॉमर्स के हवाले से, कारोबारों से टैक्सों के जो बोझ हैं उस पर भी बात करेंगे। हुकूमत ने रवा माली साल 22 अरब रुपए की चीनी खरीदने का फैसला किया, इस पर भी बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमें ज्वाइन किया हारून अस्करी साहब ने, साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। हारून साहब, सर आपसे शुरू करूंगा। गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार रही, हम सब ने देखा। 41-42 तक जाते जाते मार्केट को दोबारा ब्रेक लगता है, 40 पर आ जाती है, 39 पर चली जाती है। सर लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन पे। हम ग्रे लिस्ट से बाहर ना आ पाए, फिर उसके बाद जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, GB के इलेक्शन थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिनका यकीनी तौर पर कारोबार पर असर हुआ है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरी राय में पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं और ख़ास तौर से हमारे कॉरपोरेट सेक्टर के माशी हालात और फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स आए हैं वो तो बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी का एक टर्न अराउंड जो हुकूमत कह रही है, मैं उनके स्टेटमेंट से काफ़ी से ज़्यादा मुत्तफिक हूँ। ख़ास तौर से ये देखते हुए कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि आपने जिक्र किया वो इम्प्रूव हो रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बेहतर हो रही है। स्टॉक मार्केट स्टेबल। के पहले प्रोग्राम में भी मैंने ये बात कही थी कि कंपनियों के जो रिजल्ट्स आए हैं वो 20 से 15 से 25% पिछले साल के मुकाबले में टॉप लाइन भी और प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि बॉटम लाइन भी उसकी बेहतर नज़र आती है। पाकिस्तान इस मामले में बड़ा खुशनसीब मुल्क रहा है कि इसके अंदर कोविड के हवाले से जो पूरी दुनिया में तबाही हमें नज़र आ रही है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। अब थोड़ा सा जो उसका सेकंड फेज़ है उसमें थोड़े से नंबर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो कि फ़िक्र की बात है और हम सबको एहतियात करनी चाहिए ताकि ये नंबर इस वक्त 2000 का है, इससे आगे ना बढ़े। लेकिन तमाम दुनिया की मईशत जो है, ख़ास तौर से अमेरिका की, बरतानिया की और दीगर वेस्टर्न ममालिक की मईशत पर कोविड का जो गहरा असर पड़ा है। लेकिन स्टॉक मार्केट है वहाँ पर भी आज आप देखें कि सबसे अच्छी खबर एशिया के हवाले से ये है कि चाइना ने 15 ममालिक से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। मैं समझता हूँ ये इस साल की सबसे अच्छी खबर है और गो के पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। उसमें शामिल नहीं है हारून साहब। पाकिस्तान उसमें, आप आसियान कंट्रीज की बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसका अच्छा असर पाकिस्तान पर इवेंचुअली आएगा, क्योंकि हम जितने ममालिक से ट्रेड कर रहे हैं, जब उनकी कारकर्दगी बेहतर होती है तो हमारी ट्रेड जो है उनसे बेहतर होती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसका असर फौरी तौर पर नहीं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म
आएगा। और आपको ये पता है कि हिंदुस्तान को भी इसमें ज्वाइन होने की इनविटेशन है, शायद हमें नहीं है, लेकिन ये कि इवेंचुअली हो सकता है कि हम भी 1-2 साल के बाद इसका पार्ट बन सकें, क्योंकि अगर हिंदुस्तान बन जाता है, जो कि उसने अभी मना किया है चाइना की वजह से, लेकिन उन्होंने अपना इनविटेशन हिंदुस्तान के लिए बरकरार रखा है कि वो चाहें तो 1-2 साल में इसमें शरीक हो सकते हैं। अच्छा, तो मैं शायद जरा राणा साहब के पास भी, मैं हारून साहब आपके पास आता हूँ। राणा साहब, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत के लिए उन्होंने फिर भी दरवाज़ा खुला रखा है, पाकिस्तान के लिए अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान को खुद से कोशिश करनी चाहिए थी। हम वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा हैं, CPEC का हिस्सा हैं, चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, 313 मसनूआत की बात की गई। बेशक हम 313 मसनूआत वहाँ नहीं भेज पा रहे, लेकिन बहरहाल उनके साथ एक एग्रीमेंट है। फिर हम युआन के साथ ट्रेड करने की बात करते हैं। हम जब चाइना के लिए इतनी ओपन ऑफर्स रखते हैं, तो व्हाई नॉट दे आर कंसीडरिंग पाकिस्तान? मेरे ख्याल से ये पहला फेज है, और ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसमें 10 साउथ एशियन इकोनॉमीज हैं, उसमें पाकिस्तान नहीं है। तो पहले फेज में शायद ये उनके साथ जो है ये मुआहदा किया गया है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि वो इसका हिस्सा बने, और मेरे ख्याल से इसका जो अगला फेज होगा उसमें अगर गवर्नमेंट कोशिश करे तो ज़रूर इसका पार्ट बना जा सकता है। लेकिन मैं एग्री करूँगा हारून साहब से कि ये एक अच्छा, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक अच्छा जो है वो ट्रेंड है, और इससे फायदा होगा ओवरऑल जो है वो ट्रेड को। ठीक है। मैं हारून साहब, सर ये बताएं कि इस वक्त आम फहम ख्याल ये है लोगों का भी और एक्सपर्ट्स का भी कि स्टॉक मार्केट में मोहतात अंदाज के तर्ज अमल के तहत सरमायाकारी हो रही है सरमायाकारों की जानिब से। क्या आप ये बात एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मोहतात अंदाज है, लेकिन इसमें बड़ी एक अहम बात है। देखिए, स्टॉक मार्केट जो उसके उतार चढ़ाव हैं, उसका इन्हिसार उसके फंडामेंटल से भी होता है और उसके टेक्निकल से भी होता है। मैं ब्रेक की तरफ जाना है हारून साहब, मैं वापस आऊंगा तो आप भी अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा। राना एहसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं तो ज़रा बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कशन करनी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात हो रही थी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट की, अब जरा बात कर लेंगे। पेट्रोल सस्ता हुआ, बैंकों की शशमाही रिपोर्ट इत्मीनान बख्श आई, महंगाई बढ़ रही है, गर्दिशी कर्जा एक तारीखी सतह पर पहुंच गया। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। राना एहसान अफजल खान हमारे साथ मौजूद है, हारून अस्करी साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, गर्दिशी कर्जे की ज़रा पहले बात कर लेते हैं। सर्कुलर डेट, हम इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। क्या कोई मैकेनिज्म ऐसा हो सकता है कि जिसे कंट्रोल किया जा सके? कोई अब का तो है नहीं, पिछली गवर्नमेंट से चला आ रहा है, लेकिन जाहिर है ये गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है। देखिए, सर्कुलर डेट के काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो इसके अंदर इनपुट करते हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडीज होती हैं जो नहीं दी जाती, उनमें शॉर्टफॉल होता है। फिर रिकवरीज जो होती हैं डिस्कोज की, उसकी एक बड़ी मेजर वजह होती है। फिर आपने जो एक कॉस्ट का एस्टिमेट किया होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, उसके अंदर वेरिएशंस होती हैं। जिस तरह आपने LNG के तहत आपने प्रोडक्शन करनी थी, लेकिन आप नहीं कर पाए और उसकी जगह आपने फर्नेस ऑयल पे ज्यादा NSR किया, तो वो फैक्टर्स चेंज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे कि हम इसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आएंगे, लेकिन ऐसे अभी तक एज सच कोई रिफॉर्म्स नहीं आ सके। और जो लाइन लॉसेस थे वो भी जो है वो बड़े हैं, उनमें कमी नहीं आई पिछले 2.25 सालों में। इसी तरह डिस्कोस की रिकवरीज में भी, जो कि मेरे ख्याल से 92% तक पहुंच गई थी, उसमें भी कमी आई है। उसमें कोविड भी एक वजह है। और मैं ये समझता हूं कि जो मिसमैनेजमेंट हुई LNG टाइमली ना इंपोर्ट करने की, और फिर आपने जो है फर्नेस ऑयल पे ज्यादा NSR किया, वो भी एक मेजर वजह है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि इस पे थोड़ी सी डिटेल बात हो। राना साहब, मैं एक कमेंट जरा हारून साहब का भी ले लूं इस पे थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं अपने प्रोग्राम में। आज के सर्कुलर डेट को कंट्रोल आखिर करें कैसे? हारून साहब, 2018 में 1100 अरब और फिर हम नवंबर अगर बात कर लें तो नवंबर में 2400 अरब रुपए, मतलब बहुत तेजी से बढ़ा है सर। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी, देखिए, बात ये है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है।
और इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे नाजरीन में सबके साथ शायद इसके तमाम एस्पेक्ट की ना हो। जैसे कि राना साहब ने कहा कि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। बुनियादी तौर पर जो मेरे जहन में बात है वो ये है कि हुकूमत ने पिछले साल इसके ऊपर एक मैसिव इन्वेस्टिगेशन की थी और इस कमेटी के जो नताइज थे वो मीडिया में भी आ गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि बहुत सारे जो IPPs हैं उनके इंस्टॉलेशन में और उनके लगाने में बहुत ज़्यादा जो हैं वो इरेगुलरिटीज़ फाइंड की गई थी और इसके बारे में कहा गया था कि उनको सामने रखते हुए हम इनसे रीनिगोशिएट करेंगे। तो हमें उस रीनिगोशिएशन का कोई खातर ख्वाह नतीजा या वो नहीं मिला है। ठीक, मैं एक ब्रेक पर जाना है और उनसे मैं वापस आऊंगा तो आप दोनों हजरात से जरा ये जानने की कोशिश करूंगा, लाइन लॉसेस बड़े लंबे अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, क्या इसको कंट्रोल करने का कोई फार्मूला हुकूमत के पास नहीं था? जब हुकूमत को पता था कि आज से पहले भी लाइन लॉसेस होते रहे तो ये गवर्नमेंट तो कहती आई है तरीके इंसाफ की कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं तो ज़रा सर्कुलर डेट पे जामे और मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी गर्दिशी कर्जे के हवाले से जो इस वक्त मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है। 2400 अरब तक चला गया हमारा गर्दिशी कर्ज और ये 1100 अरब से उठा था। यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए था, चूँकि ये पाकिस्तान की मईशत पर एक बोझ है, GDP पर बोझ है। हम जहाँ भी देखते हैं लाइन लॉसेस की सूरत हाल सामने आती है। मैं ज़रा राना एहसान अफजल साहब, हारून अस्करी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हारून अस्करी साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा इस बात को आप कंप्लीट भी करें और सुनने वाला ज़रा सुन ले कि बहुत सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उससे हट के आसान बात क्या है समझने की। देखिए, मेरी जैसे कि अभी राना साहब ने कहा कि इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और मैं समझता हूँ कि राना साहब चूँकि फेस्को के बोर्ड पर भी हैं तो ये मेरे से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से ये आपको शायद समझा पाएंगे कि इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और इस ख़ास तौर से ये बात कि पाकिस्तान की ओवरऑल कंजम्पशन कम हो गई है कोविड की वजह से। और बुनियादी तौर पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले साल 11,000 मेगावाट उसने नया प्रोड्यूस किया जो यूज़ नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी कॉस्ट पड़ रही है। तो मैं राना साहब से बात चाहूंगा कि वो इसको और चले, मैं भी राना साहब जरा इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दें इस मामले को। देखिए, हारून साहब ने सही फरमाया कि कैपेसिटी चार्जेस भी जो हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। उनके इजाफे की यही वजह है कि 11,000 मेगावाट पिछले टेन्योर के अंदर ऐड हुआ, लेकिन उस तरीके से या उस तर्ज से जो है बिजली की डिमांड नहीं बढ़ी, तो कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़ गए। जिस तरह आपने देखा कि पहले GDP जो थी वो 6% पे तक लगभग ग्रो कर रही थी, आज वो -0.4 पे है। तो उसका जो एक इम्पैक्ट है वो बिजली की कंजम्पशन पे भी पड़ा या उसकी ग्रोथ की कमी के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस भी जो है वो इसका एक हायर कंपोनेंट बन गए। इस चीज के बावजूद कि बिजली के जो नर्ख हैं वो बढ़ाए गए बार बार पिछले 2.25 सालों के अंदर, फिर भी हम इस जिन को काबू ना कर पाए। इधर हमें जो है वो नेपरा की बेहतर परफॉर्मेंस, FBR के मामलात का हल, लाइन लॉसेस में जो है वो बेहतरी, टेक्निकल लॉसेस में बेहतरी, इसी तरह जो रिकवरीज हैं, जिस तरह आपका केस्को है, कोयटा की जो डिस्को है, फिर आपकी हेस्को है, फिर आपकी पेशावर की जो डिस्कोज हैं, वहाँ लाइन जो रिकवरी है वो टारगेट रिकवरी से कहीं कम आती है। तो वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा तावन पुलिस के साथ कि वहाँ जहाँ चोरी है बिजली की उसको रोका जाए और रिकवरीज को बेहतर किया जाए। तो ये वो सारे हल हैं जिसको अगर गवर्नमेंट केटर करे तो ये काबू में आ सकता है। एक चीज राना साहब, आप दो हज़रात से एक चीज मैं चाहूंगा, आप ठीक कह रहे हैं कि बिजली की चोरी को रोका जाए। कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी कॉलोनीज हैं जो बन रही हैं, उनकी इजाज़त भी नहीं है, मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से, वहाँ पर फिर मीटर लगने की इजाज़त नहीं है। तो यकीनी तौर पर वो तो किसी न किसी से बिजली लेंगे तो बिजली चोरी होगी। जी बिल्कुल, देखिए बिजली चोरी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है इसका, लेकिन एक कंपोनेंट ज़रूर है। मैं समझता हूं कि अब तो हमारे पास पाकिस्तान में वाफिर बिजली है और जो हुकूमत ने
एक पैकेज दिया बिजली के लिए, वो इसलिए दिया कि बिजली ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। तो अभी तो मैं समझता हूं कि ये जो डिस्कोस भी हैं, इनको भी आसान पॉलिसीज बिजली के नए मीटर्स की, नए कनेक्शंस की देनी चाहिए, चाहे वो आपकी जो है वो नई सोसाइटीज की हो, नई प्लाजास की हो, या ओवरऑल डोमेस्टिक की हो या इंडस्ट्रियल की हो। इसके अंदर ज्यादा आसानी लाने की जरूरत है ताकि ये बिजली ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं हारून साहब सर इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर एक्सपोर्ट मअतल हुई तो हमने देखा कि प्याज की कीमत कम होने लगी है, ये एक बड़ा मामला है, लेकिन महंगाई वहीं की वहीं है। हम सर महंगाई पे भी मैं चाहूँगा आपका ज़रा दोनों हजरात का कमेंट, चूँकि आम आदमी का सबसे बड़ा मसला है। हम चीनी जा रहे हैं दोबारा 22 अरब रुपए की मंगवाने, इसका फैसला हो गया है। 22 अरब की चीनी मंगवा लेंगे, गंदम बाहर से मंगवा लेंगे, तो जो हमारी चीनी और हमारी गंदम है वो कहाँ जा रही है सर? सर इसका बुनियादी और एक लफ्ज़ में अगर मैं आपको जवाब दूं, हुकूमत की मिसमैनेजमेंट, ख़ास तौर से फूड इन्फ्लेशन के हवाले से। गो के मैंने बारहा आपके प्रोग्राम में और अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि हुकूमत की बाकी माशी पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर सिमत में जा रही हैं, लेकिन ख़ास तौर से ये जो माफिया की कंट्रोल और मिसमैनेजमेंट है फूड प्राइसेस के हवाले से, इसमें हुकूमत बुरी तरह फेल हुई है और बहुत ज़्यादा नाअहली का सबूत दिया गया है। और किसी भी चीज़ को, चीनी हो, आटा हो, टमाटर हो, प्याज हो, इसको कोई ऐसी बात हमारे सामने। जी राणा साहब, मेरा ख्याल है उनकी आवाज़ थोड़े से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मैं चाहूँगा आप भी इस पे कमेंट कर दें। जो इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, ऐसा लगता ये है कि पाकिस्तान की ये वाली हिस्सा जो मईशत का है वो चंद हाथों में है, चंद मिडल मैन जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो स्टॉकिस्ट हैं, जो होल्डर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और हुकूमत को चाहिए कि वो इस मुसीबत को ख़त्म करने के लिए वॉर फुटिंग में, अगर कहीं मैं समझता हूँ कि फ़ौज हमारी अयानत कर सकती है, तो वहाँ ये वो जगह है जहाँ अयानत की ज़रूरत है, क्योंकि माफियाज जो हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं उसको कंट्रोल करना ऐसा लगता है। अच्छा, मैं हारून साहब एक चीज़ में ज़रा आप 2000 से पहले ज़रा राणा साहब से, राणा साहब मैं गुज़िश्ता हफ्ते प्रोग्राम कर रहा था तमाम फ्लोर मिल्स जो सूबाई हैं उनके चेयरमैन से, जो एसोसिएशन है उनकी सेंट्रल चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी ज़्यादा जो मुझे पता चला उसमें प्रोक्योरमेंट का बहुत बड़ा मसला था कि आप क्या चीज़ कब ख़रीद के कितनी रखनी है, उसका तखमीना ठीक टाइम पे ठीक वक्त पे नहीं लगाया गया। फिर जो हमारी गंदम है वो एक्सपोर्ट हो रही है तो किस हद तक हो रही है, स्मगल हो रही है तो किस हद तक हो रही है, इसका अगर हमारे पास कोई डेटा, कोई तखमीना नहीं होगा तो यकीनी तौर पर हम इस तरह के मुश्किल बहरान में फंसते रहेंगे। क्या कहेंगे राणा साहब? बिल्कुल, देखिए जो ये फूड क्राइसिस है इसकी प्रोक्योरमेंट से लेके इसकी स्टोरेज तक, और स्टोरेज से लेके फिर इसकी सप्लाई, स्मगलिंग और इसके स्टॉक मेंटेन करना, ये ओवरऑल वो पिक्चर है जिसको मेंटेन करने की जरूरत है, और वो नहीं हुआ मेंटेन। चाहे वो गलत अदादो शुमार थे स्टॉक्स के बारे में या नहीं थे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, चाहे वो सूबाई हो या फेडरल हो, ईसीसी हो, ओवरऑल एक उसके ऊपर चेक रखना चाहिए था। लेकिन यही मेन वजह रही जो फूड इन्फ्लेशन, खासतौर पे आटा और चीनी के ऊपर जो है वो जो नजर आई। लेकिन मैं यहाँ ये पेट्रोल भी इन्होंने आज कम किया 1.7% से, लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगा कि आज मिसाल के तौर पे पेट्रोल की प्राइसेस में सितंबर के अंदर जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी वो $46 फी बैरल के ऊपर थी, वो अब तकरीबन 37-36 डॉलर फी बैरल पे आ गई हैं। वहाँ तो इसका आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सर। इस पे मैं इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में भी बात करूंगा। राना एहसान अफजल खान साहब, माहिर माशियात, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हारून अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों हज़ार का बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।